आप लोग सच्ची श्रद्धांजलि मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को तब देंगे जब 13 तारीख को एक एक बटन आप लोग का हेलीकॉप्टर छाप पर दबेगा, तब सही मायनों में उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और साथियों 13 तारीख को जब आप लोग हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाइएगा तो सिर्फ शांभवी वहां से नहीं जीतेंगे। जैसे ही वो बटन दबेगा, केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूती मिलेगी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती मिलेगी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती मिलेगी, और आप सबके बेटा, आप सबके भाई चिराग पासवान को भी मजबूती आप लोग देने का काम करेंगे। तो सब लोग जाइएगा ना, कौन से नंबर पर बटन दबाइएगा? कितना कितना सबको बता 2 नंबर, एक बार दिखाइए सब लोग, दिखाइए 2 नंबर चाची, 2 नंबर कौन सा छाप है? वो देखिए हेलीकॉप्टर छाप, इसी के ऊपर बटन दबाना है, दबाइएगा ना। तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से आप लोग अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये मेरा अपना घर है, अपने परिवार के लोगों के बीच में हूँ, अपने पिता तुल्य, अपनी माता, अपनी बहनों, अपने भाइयों के बीच हूँ। तो यहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं, परिवार की बात आप लोगों से करने आया। ये वही जगह है जहाँ पर बचपन में आप लोगों ने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी यही कुशेश्वर स्थान की गलियों में घूमते, दौड़ते, खेलते देखा होगा। तमाम वो बुजुर्ग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको वो दिन याद होंगे जब मेरे पिता यहाँ अपने ननिहाल में आते थे और अपने घर में एक बच्चे की तरह किस तरीके से यहाँ घुमा करते थे। और आप लोगों को वो दिन भी याद होगा जब चिराग पासवान भी अपने पिता के साथ उनका हाथ पकड़कर यहाँ पर आता था। बाबा स्थान के हम लोग दर्शन करने हम लोग जाते थे, और वही प्यार, वही स्नेह जो आप लोगों ने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दिया, आप लोग मुझे भी दिया करते थे। साथियों, अगर आज मेरे पिता जीवित होते, अगर आज वो यहाँ होते, तो वो भी मेरी बहन अपनी बेटी शांभवी चौधरी जी के लिए यहाँ आप लोगों के सामने उसका आशीर्वाद आप लोगों से मांगने के लिए आते। पर आज क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, आज जब वो जीवित नहीं है, तो मैं यहाँ पर उन्हीं का अंश, उन्हीं का खून, बस आप लोगों से ये आग्रह करने और आप लोगों के साथ ये जानकारी साझा करने आया हूँ। देश भर में 2 चरण के चुनाव हो गए, जिसमें बिहार की भी 9 लोकसभा की सीटों पर मतदान हो चुका। ऐसे में जब देश में अधिकांश सीटों पर जब मतदान हो चुका है, तो रुझानों में एक बात तय है कि जब 4 तारीख को जब ईवीएम मशीन खुलेंगी, तो 4 तारीख को मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है। ऐसे में साथियों, आप लोगों से बस ये विनम्र आग्रह करने आया कि जब 4 जून के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे में समस्तीपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके। एक ऐसी सांसद होनी चाहिए जो बिहार में मेरे मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों से जुड़ी हुई समस्या का समाधान कर सके। ऐसे में वो सांसद, मौजूदा प्रत्याशी मेरी छोटी बहन शांभवी चौधरी जी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी चिराग पासवान आप लोगों को देकर जाता है। साथियों, यहाँ पर सिर्फ शांभवी चौधरी चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव के बाद आपको एक सांसद नहीं, आपको चुनाव के बाद जहाँ मेरी छोटी बहन शांभवी चौधरी सांसद के तौर पर मिलेंगी, तो वहीं चिराग पासवान भी एक सांसद की भूमिका में ही यहाँ आप लोगों के बीच रहे। साथियों, पिछली बार जिसको यहाँ से आप लोगों का आशीर्वाद मांगने में आया था, आप लोगों ने देखा किस तरीके से उन्होंने
मेरे परिवार के कुछ और सदस्यों के साथ मिलकर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के पीठ में कंजर भोगने का काम किया। जिसको अपना छोटा भाई समझकर मैं यहाँ आया था, उसने किस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद उनके अरमानों को, उनकी ख्वाहिशों को तिलांजलि देने का काम किया। ऐसे में आज मुझे गर्व है और मैं इस बात को मानता हूँ कि बेटा परिवार को धोखा दे सकता है, पर एक बेटी कभी परिवार को धोखा नहीं देती है। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने परिवार वालों की सेवा करती है और ये विश्वास मेरा मेरी छोटी बहन पर है। इसीलिए साथियों, आज आग्रह करने आया हूं आप लोगों से। मैं आप लोगों को देश दुनिया की कोई बड़ी बड़ी बातें यहां पर बताने नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए कार्य किए हैं वो सब हम लोगों की जानकारी में है। बस आज आप लोगों से ये विनम्र आग्रह करने आया कि अगर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, अगर सही मायनों में आपके परिवार का वो बेटा जिन्होंने पूरा जीवन आप लोगों के विकास के लिए, आप लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए बड़े से बड़ा संघर्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया, हर संभव प्रयास किया कि कैसे कुशेश्वर स्थान को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने करने का काम किया। और तो और अपने जीवन की अंतिम सांस तक संभवतः जब उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए थी, और अगर वो अपने स्वास्थ्य की चिंता करते तो शायद आज मेरे पिता मेरे साथ होते। पर एक ऐसे समय में जब देश में कोरोना की महामारी चल रही थी, उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, उनको इस बात की चिंता थी कि हमारे बिहार के जो गरीब लोग हैं उनको 2 वक्त का राशन कैसे मिलेगा। काम धंधा सबका ठप हो गया था, जो रोज कमाता था, रोज खाता था, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसे में मेरे नेता ने देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण योजना का निर्माण किया, और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। आज भी प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी की और मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। ये सोच कि गरीबों को कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, मेरे नेता ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर संभव प्रयास किया। महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की सोच, एक छोटी सी सोच, पर उस महिला के लिए कितनी बड़ी ये सुरक्षा की भावना थी कि उनके लिए शौचालय बनाने की चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने की। उज्ज्वला योजना देकर जो दिन रात चूल्हा चौखट के धुएं से स्वास्थ्य की हानि होती थी, आज महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने की। कोई गरीब आदमी आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित ना रह जाए, हर गरीब आदमी को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज कराने की सोच, और ये दिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। साथियों, एक प्रधानमंत्री जो हमें सीमा से भी सुरक्षित रखता है और अंतरिक्ष के माध्यम से भी हम लोगों के विकास की सोच रखता है, ऐसे में ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आती है कि ऐसे प्रधानमंत्री को तीसरी बार पुनः हम लोग चुनकर भेजें। अगर साथियों कहीं गलती से हम लोगों से कोई चूक हो गई तो सोचिए इसका कितना बड़ा नुकसान हम लोग को झेलना पड़ेगा। आप लोग परिवार के लोग हैं, इसीलिए आपको एकदम साफ शब्दों में इस बात को बता रहा हूं। अगर कहीं गलती से कोई दूसरा नेता, विपक्ष का कोई नेता, क्या कर रहा है, अगर कोई विपक्ष का नेता, इसमें बैठने का लोग, अगर कोई विपक्ष का नेता अगर यहाँ से चुनाव जीत जाता है तो सबसे पहले आप लोगों को मिलने वाला राशन रोकने का काम करेगा। सबसे पहले अगर वो जीतता है तो महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है वो लाभ मिलना बंद होगा। ना 5 किलो राशन किसी को मिलेगा, ना 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त इलाज कराया जाता है ना वो मिलेगा। और तो जो हम लोगों की जमीन जायदाद है, ये हम लोग को समझना जरूरी है। आजकल कांग्रेस जिनके प्रत्याशी यहाँ पर घूम रहे हैं, कांग्रेस की एक सोच है इनहेरिटेंस टैक्स को लागू करने की। क्या है ये टैक्स, किस बात का है ये टैक्स? ये टैक्स आपकी संपत्ति पर लगाया जाएगा। चाचा सुनिएगा गौर से,
आपकी जो जमीन है ना, जो गरीब किसान छोटा मोटा जमीन ले लेता है, या जो भी संपत्ति आप लोग तैयार किए होंगे, या चाची जो गहना जेवर आप लोग रखी होंगी घर पे, अगर ये लोग कांग्रेस राजद का लोग आएगा तो ये लोग उस पर भी टैक्स लगाकर 55% आप लोगों की संपत्ति ये लोग हड़पने का काम करेगा। इस सोच के साथ कांग्रेस सरकार आगे बढ़ने की सोच रख रही है। हम लोगों ने लंबे समय से देखा, 55 साल कांग्रेस की सत्ता रही, गरीबी हटाओ का ये लोग नारा लगाते रहे, पर हकीकत में सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी ने देश की लूटने का काम किया तो इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने, इन्हीं राजद के लोगों ने। हम लोग भूल नहीं सकते कि कैसे नौकरी के बदले जमीन लिखाने का काम किया जा रहा था, वो तो धोखे से किया जा रहा था। आज विधिवत तरीके से, सुनियोजित तरीके से आप लोगों की जमीन, आप लोगों की संपत्ति को हड़पने की तैयारी की जा रही है। इसीलिए साथियों, आज ये आगे आप लोगों से करने आया हूं, अगर गलती से कहीं हम लोगों से कोई चूक हो गई तो जो गरीब कल्याण की योजना प्रधानमंत्री चला रहे, जो प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की सोच रखते हैं। भारत जब विकसित देश बनेगा तो हर एक प्रदेश विकसित बनेगा, बिहार विकसित राज्य बनेगा, बिहार का हर एक जिला, यहाँ का हर एक प्रखंड, यहाँ की हर एक पंचायत और यहाँ का हर एक गांव विकसित गांव बनेगा। ये सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार की है। पर वही दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को डराने का काम करते हैं। उन लोगों के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, तो बात क्या करेंगे कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, बात क्या करेंगे आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, बात क्या करेंगे लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। साथियों, जो लोग आज भ्रम फैलाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, ये वही कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने सन 75 में सही मायनों में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग डर बैठा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ ये संविधान है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो इस संविधान के ऊपर कोई आंच उठा सके या आरक्षण के ऊपर कोई आंच उठा सके। और आज आप लोगों के सामने चिराग पासवान, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। पर जो लोग भ्रम फैलाते हैं, ये लोग डराने की राजनीति करते हैं, ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल मिलाकर हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम करते थे। याद कीजिए 90 का वो दशक, किस तरीके से महिलाओं को अपमानित किया जाता था, घर की मां बहन बेटियों को गाली दी जाती थी। आज जो विपक्षी दल के नेता हैं, जो लोग यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी बनकर आए हैं, कौन है भैया ये लोग? ये वही लोग हैं जो अपने नाम के आगे पासवान तक लिखने में शर्माते हैं। शर्म आती है इन लोगों को कि अगर हम पासवान लिख देंगे तो लोग हम लोग को दलित बोलेंगे। शर्म आती है। देश दुनिया घूमेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, बड़े बड़े घर में रहेंगे, वीआईपी ठाट बाट से जिएंगे, पर पासवान नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया बोलेगी कि देखो दलित। शर्म आती है इनको। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जीते जी जितना अपमानित हो सकता है अपमानित करने का काम किया। उन्हीं के परिवार के होने के बावजूद हर समय उनको नीचा दिखाने का काम किया, उनको हरवाने का काम किया, उनके पीछे उनकी ताकत को कम करवाने का काम किया। ये वही घर के लोग जिन्होंने घर का होने के बावजूद हमेशा घर में फूट डालने का काम किया। कोई भूल सकता है 2020 में जब मेरे नेता के निधन के बाद जब पासवान परिवार को तोड़ा गया तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं लोगों की थी जिन्होंने हमारे नेता के जाने के बाद उनकी पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। कोई भी रामविलास पासवान जी का समर्थक कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके जाने के बाद जिसने उनकी पार्टी को तोड़ा, उनके परिवार को तोड़ा, उनके बेटे को, उनके खून को, उनके अंश को सड़क पर निकालकर बाहर फेंक दिया। याद कीजिए वो दिन किस तरीके से, आराम से, कोई नहीं बैठा दीजिए, याद कीजिए आराम से, आराम से, आराम से, गार्ड साहब आराम से बैठा दीजिए। याद कीजिए वो दिन किस तरीके से चिराग पासवान का सामान उठाकर सड़क पर फेंक दिया गया। मेरी माँ, मेरी बूढ़ी नानी जो बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, उसको सड़क पे फेंक दिया गया।
और ये लोग चुपचाप खामोशी से मुस्कुराते हुए मेरे पिता के सपनों को तिलांजलि होती गई और ये लोग देखते रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने रामविलास पासवान जी के जीते जीते उन्हें अपमानित किया, उनके मरने के बाद भी कभी उनका या उनके परिवार की तरफ मुड़कर नहीं देखा। और आज किनके साथ गठबंधन में है ये लोग भाई? किनके साथ? उनके साथ जो लोग रामविलास पासवान जी की अर्धांगिनी मेरी मां को गाली देने का काम करते हैं। किनके साथ खड़े हैं ये लोग? उनके साथ जो मेरी बहन मेरी मां को सार्वजनिक मंच से गाली देने का काम करते हैं। आज उन लोगों के साथ ये लोग गठबंधन में। जो लोग रामविलास पासवान जी के परिवार को गाली देते हैं, आज उनके साथ ये लोग गठबंधन में हैं। और ऐसे में ये लोग आप लोग के बीच आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग को अपना मत दीजिएगा। साथियों, आज ये वादा आप लोगों से लेकर जाना चाहता हूं। आप लोगों को भी मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की, उनके प्रयासों की, हर इस कठिन समय में जब आप लोगों ने उनका साथ दिया, मैं चाहता हूं कि मेरी ये बात हर एक घर तक पहुंचे और आप लोग पहुंचाइएगा ये बात कि जिन लोगों ने आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपमानित करने का काम किया, आप लोग उन लोगों का साथ देंगे या मेरी उस बहन का साथ देंगे जो मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों को, उनके विचारों को आगे लेकर चलने का काम कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, अंत में बस ये आग्रह आप लोगों से करूंगा, आगामी 13 तारीख को कोई परिवार नहीं छूटना चाहिए, किसी तरीके की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। एक एक आदमी को घर से बाहर निकलना होगा और जाना होगा और सही मायनों में